नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आप देख रहे द बुलेटिन। आज की खबरों की शुरुआत कुछ फटाफट अंदाज में। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहा महाकुंभ मेला 2025 महाकुंभ से पहले धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बने डिप्टी सीएम। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पीछे खींचे पैर। सरकार को बातचीत का प्रस्ताव। रविवार को फिर दिल्ली कूच की तैयारी। वाराणसी के यूपी कॉलेज पहुंचे दर्जनों पूर्व छात्र, हुए उग्र, जम करके हुई नारेबाजी। अब खबर विस्तार से। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। 12 साल में ये विशेष रूप से 4 प्रमुख स्थान, जिसमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है। मान्यता है कि इस मेले में स्नान करने से मोक्ष मिलता है। यही कारण है कि कुंभ मेला धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुंभ के मेले का आयोजन ऋषि मुनियों के युग से ही किया जाता है। अगले साल यानी 2025 में कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा। जब बृहस्पति देव वृषभ राशि में और सूर्य देव मकर राशि में विराजमान होते हैं, तब प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साल 2025 में महाकुंभ मेला 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन से शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन इस कुंभ मेले का समापन होगा। जब बृहस्पति वृष राशि में हो और सूर्य मकर राशि में, तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। हरिद्वार में जब सूर्य देव मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान होते हैं, तब कुंभ का मेला हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। इसके साथ नासिक की बात करें तो जब सूर्य देव और बृहस्पति देव दोनों सिंह राशि में विराजमान होते हैं, तो कुंभ का मेला महाराष्ट्र के नासिक में होता है। वहीं उज्जैन की बात करें तो जब बृहस्पति देव सिंह राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें विशेष शाही स्नान के बारे में, तो आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 शाही स्नान की तिथियां कुछ इस प्रकार है, जो कि 13 जनवरी से लेकर के 13-14 जनवरी 2025 के दिन हमारा, साथ ही अमावस्या जो कि 29 जनवरी 2025 को पड़ रहा है, उस दिन हमारा तीसरा शाही स्नान होगा। साथ ही वसंत पंचमी 3 फरवरी और महाशिवरात्रि 24 फरवरी तक हमारा महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान होगा। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है। प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला शाही स्नान का एक अलग ही विशेष महत्व माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, इसीलिए ये स्थान विशेष धार्मिक महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र को अपना नया मुख्यमंत्री मिल चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले ली। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र के आजाद मैदान में किया गया। समारोह से पहले मुंबई के चप्पे चप्पे पर भाजपा, शिवसेना, एनसीपी के होर्डिंग्स भर भर कर लगाए गए थे। शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कई वीवीआईपी शामिल हुए। इसके बाद दूसरे स्थान पर शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और तीसरे स्थान पर एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत मिली थी।
ऐसे में कई बैठकों और मंथन के बाद यह तय हुआ कि एकनाथ शिंदे सीएम पद छोड़ेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। हालांकि महायुति घटक दलों के नेताओं और शिव सैनिकों ने अनुरोध कर एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के पद को स्वीकार कर लिया। बुधवार को इसे लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने मेरी मदद की थी। सीएम बनने में आज मैं देवेंद्र फडणवीस की मदद कर रहा हूं। वहीं अजीत पवार ने कहा था कि महायुति की सरकार चलाने में हम अपना 100% देंगे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री व अन्य नेताओं के अलावा फिल्मी, खेल जगत व उद्योग जगत के सितारे भी पहुंचे। इस कार्यक्रम में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, श्रीराम देने, माधुरी दीक्षित, विकी कौशल, खुशी कपूर, रूपा गांगुली, शालिनी पीरामल, सिद्धार्थ रॉय, नीता अंबानी, राधिका अंबानी, नोएल टाटा, दीपक पारेख, कुमार मंगलम बिरला, अजय पीरामल, उदय कोटक, सलमान खान, शाहरुख खान आदि मौजूद रहे। अब बात करते हैं किसानों के दिल्ली कूच के बारे में। करीब 8 महीने से शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठनों ने एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश की, तो इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच जबरदस्त तनातनी दिखी। पंजाब से दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका गया, तो किसान और हरियाणा पुलिस में भिड़ंत हो गई। किसानों ने सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया, बैरिकेडिंग तोड़कर टीन की छत पर चढ़ गए। ऐसे में किसानों को पीछे हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस को गोले दागे, जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त हंगामा हुआ और पुलिस ने एक किसान को हिरासत में ले लिया। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के दौरान पुलिस से हुई झड़प के बाद शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अंबाला में इंटरनेट सेवाएं बंद है। दिल्ली मार्च शुरू होने के करीब 3.5 घंटे बाद किसान शंभू बॉर्डर से पीछे हट गए। किसान नेता सरवन सिंह पढ़ेर ने कहा कि पुलिस से झड़प में कई किसान घायल हुए, जिसमें 2 गंभीर घायल हैं। उन्होंने किसानों पर पुलिस के बल प्रयोग को लेकर सरकार पर हमला बोला। साथ ही रविवार को फिर से किसान मार्च निकालने की बात कही है। बता दें कि शुक्रवार को शंभू धरना स्थल से 101 किसानों के जत्थे ने दिल्ली कूच का प्रयास किया, लेकिन शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने मल्टीलेयर बैरिकेड्स लगाए थे। यहां पहुंचे प्रदर्शनकारी किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हरियाणा पुलिस के अधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लगाए गए निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारी किसानों से आगे नहीं बढ़ने के लिए कह रहे थे। अब बात करते हैं वाराणसी वक्फ बोर्ड के बारे में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में यूपी कॉलेज, जहां पिछले दिनों वक्फ बोर्ड का पुतला दहन कर छात्रों ने विरोध जताया, वहीं गुरुवार को नमाज से पहले दर्जनों की संख्या में यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र कॉलेज पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कॉलेज के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जिससे नाराज छात्र वहीं प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोक-झोंक देखी गई। वहीं छात्र भगवा झंडे के साथ सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। आपको बता दें कि यूपी कॉलेज को वक्फ बोर्ड द्वारा नोटिस मिलने के बाद ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया, फिर भी छात्रों का विरोध जारी है। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान
वाराणसी का यूपी कॉलेज पूरी छावनी में तब्दील हो गया। एक और जहां बड़ी संख्या में छात्र भगवा झंडे के साथ कॉलेज के मुख्य द्वार पर जुटे, वहीं पुलिस ने उन्हें प्रवेश करने से रोकने के लिए कड़ी बैरिकेडिंग लगाई। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए छात्रों को मुख्य द्वार से हटाया और परिसर के भीतर केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश किया जिनकी परीक्षा थी। किसी बाहरी व्यक्ति को कॉलेज परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं था। पुलिस और एलआईयू के अतिरिक्त सुरक्षा कदमों के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बना रहा। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ पोस्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि माहौल और ना बिगड़े। वहीं एसीपी कैंट विदुष सक्सेना ने बताया कि यूपी कॉलेज को लेकर एक विवाद बना हुआ है। इसी क्रम में यहां पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया। कुछ छात्र व वकील का समूह यहां अपनी अपनी बात रखने के लिए आए। इस दौरान छात्रों द्वारा उग्र व्यवहार हुआ। पुलिस ने माहौल को शांत करा लिया। माहौल पूरी तरह शांत है। जो भी ऐसे उपद्रवी तत्व थे उन्हें चिन्हित कर लिया गया और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि हमारा सिर्फ यहां आने का उद्देश्य था कि हम राजश्री के मंदिर में आकर वहां पुष्प अर्पित करके हम ये बताना चाहते थे कि पूर्व छात्र यूपी कॉलेज के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। यहां पुलिस प्रशासन गलत तरीके से हमें रोकने का प्रयास कर रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में अगस्त महीने में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद इस्कॉन को निशाना बनाने जाए लगा। जब उपद्रवियों ने हिंदू धर्मस्थलों पर हमला किया तो इस्कॉन मंदिर पहले निशाने पर आए। अब हालात ये हो गई कि वहां मुस्लिम कट्टरपंथी इस्कॉन मंदिरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। इस्कॉन के खिलाफ आरोपों से बांग्लादेश में और अधिक अशांति फैल सकती है, क्योंकि कट्टरपंथी समूह इस स्थिति का उपयोग हिंदू संसाधनों के खिलाफ प्रदर्शन और हिंसा को सही ठहराने के लिए कर सकते हैं। इस्कॉन का बांग्लादेश में अच्छा खासा नेटवर्क है। इनके मंदिरों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है। इस्कॉन के मंदिर ढाका, मेमनसिंह, राजशाही, रंगपुर, खुलना, बारिसाल, चट्टोग्राम और सिलहट में है। बांग्लादेश में इस्कॉन को मानने वालों की संख्या काफी बड़ी है। जिस संगठन के बांग्लादेश में इतने ज्यादा मंदिर हैं तो उसकी खासी संपत्ति भी होगी। बता दें कि बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने चिन्मय कृष्ण दास को देशद्रोह के आरोप में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें मंगलवार को उन्हें जमानत नहीं दी और जेल भेज दिया। इसके बाद चिन्मय दास के समर्थक सड़कों पर उतर आए और उग्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प के दौरान पत्रकार सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के साथ साथ दूसरे दल भी पूरी तरह कमर कस चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को एक बार सत्ता में वापसी का भरोसा है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी लंबे समय के बाद सरकार बनाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना की सोच रही है। इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इन सबके बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना उम्मीदवार तय कर लिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। इस बार
भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को मैदान में उतारने का फैसला किया है। खबर है कि संसद सत्र के बाद बीजेपी दिल्ली में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। सूत्रों ने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और पार्षदों के संपर्क में भी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 या उससे पहले होने वाले हैं। दिल्ली की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी के एंट्री के बाद से राजधानी में बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुए थे, जिसमें चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो चलिए आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।